लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 6। सहसा कानों में आवाज आई, अरे यह कौन औरत बेंच पर बैठी है? उठ वहां से, क्या सरकार ने तेरे ही लिए बेंच रख दी है? सुमन ने पीछे फिरकर कातर नेत्रों से देखा। बाग का रक्षक खड़ा डांट कर बात कर रहा है। सुमन लज्जित होकर बेंच पर से उठ गई और इस अपमान को भुलाने के लिए चिड़ियों को देखने लगी। मन में पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ मैं इस बेंच पर बैठी। इतने में एक किराए की गाड़ी आकर चिड़ियाघर के सामने रुकी। बाग के रक्षक ने दौड़कर गाड़ी के पट खोले। दो महिलाएं उतर पड़ीं। उनमें से एक वही सुमन की पड़ोसन भोली थी। सुमन एक पेड़ की आड़ में छुप गई और वह दोनों स्त्रियां बाग की सैर करने लगीं। उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, चिड़ियों को दाने चुगाए, कछुए की पीठ पर खड़ी हुई, फिर सरोवर में मछलियों को देखने चली गईं। रक्षक उनके पीछे पीछे सेवकों की भांति चल रहा था। वे सरोवर के किनारे मछलियों की कीड़ा देख रही थीं। तब तक रक्षक ने दौड़कर दो गुलदस्ते बनाए और उन महिलाओं को भेंट किए। थोड़ी देर बाद वह दोनों आकर उसी बेंच पर बैठ गईं जिस पर से सुमन उठा दी गई थी। रक्षक एक किनारे अदब से खड़ा था। यह दशा देखकर सुमन की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां निकलने लगीं। उसके एक एक रोम से पसीना निकल आया। देह तृण के समान कांपने लगी। हृदय में अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला दहक उठी। वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। अजय हुई दोनों वैश्याएं वहां से चली गईं। सुमन सहनी की भांति लपक कर रक्षक के सम्मुख आ खड़ी हुई और क्रोध से कांपती हुई बोली, क्यों जी, तुमने मुझे तो बेंच पर से उठा दिया जैसे तुम्हारे बाप की ही है। पर उन दोनों राणों से कुछ ना बोले और रक्षक ने अपमान सूचक भाव से कहा, वह और तुम बराबर। आग पर घी जो कुछ करता है वह इस वाक्य ने सुमन के हृदय पर किया। होंठ चबाकर बोली, चुप रह मूर्ख, टके के लिए वैश्याओं की जूतियां उठाता है, उस पर लज्जा नहीं आती? ले देख, तेरे सामने फिर इस बेंच पर बैठती हूँ, देखूं तू मुझे कैसे उठाता है। रक्षक पहले तो कुछ डरा, किंतु सुमन के बेंच पर बैठते ही वह उसकी ओर लपका कि उसका हाथ पकड़ उठा दे। सुमन सहनी की भांति अग्नि नेत्रों से ताकती उठ खड़ी हुई। उसकी एड़ियां उछल पड़ती थीं। सिसकियों के आवेग को बलपूर्वक रोकने के कारण मुंह से शब्द न निकलते थे। उसकी सहेलियां जो इस समय चारों ओर से घूम घाम कर चिड़ियाघर के पास आ गई थीं, दूर से खड़ी हैं तमाशा देख रही थीं। किसी को बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। इतने में फिर एक गाड़ी सामने से आ पहुंची। रक्षक अभी सुमन से हाथापाई कर ही रहा था कि गाड़ी में से एक भले मानुस उतरकर चौकीदार के पास झपटे हुए आए और उसे जोर से धक्का देकर बोले, क्यों बे, उनका हाथ क्यों पकड़ता है, दूर हट। चौकीदार हकबकाकर पीछे हट गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। बोला, सरकार क्या है आपके घर की हैं? भद्र पुरुष ने क्रोध से कहा, हमारे घर की ही हो या ना हो, तू इनसे हाथापाई क्यों कर रहा है? अभी रिपोर्ट कर दूं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चौकीदार हाथ पैर जोड़ने लगा। इतने में गाड़ी में बैठी हुई महिला ने सुमन को इशारे से बुलाया और पूछा, यह तुमसे क्या कह रहा था? सुमन बोली, कुछ नहीं, मैं इस बेंच पर बैठी थी, वह मुझे उठाना चाहता था। अभी दो वेश्याएं इसी बेंच पर बैठी थीं। क्या मैं ऐसे गई बीती हूँ कि यह मुझे वेश्याओं से भी नीचा समझे? और रमणी ने इसे समझाया कि यह छोटे आदमी जिससे चार पैसे पाते हैं उसी की गुलामी करते हैं, इनके मुँह लगना अच्छी बात नहीं। दोनों स्त्रियों में परिचय हुआ। रमणी का नाम सुभद्रा था, वह भी सुमन के मोहल्ले में, पर उसके मकान से जरा दूर रहती थी। उसके पति वकील थे। स्त्री पुरुष गंगा स्नान करके घर जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर उसके पति ने देखा कि चौकीदार एक भले घर की स्त्री से झगड़ा कर रहा है तो गाड़ी से उतर पड़े। सुभद्रा सुमन के रंग रूप बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे उसकी गाड़ी में बिठा लिया। वकील साहब कोचवान वाक्स पर
जा बैठे। गाड़ी चली। सुमन को ऐसा मालूम हो रहा था कि वह विमान पर बैठी स्वर्ग की ओर जा रही है। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्रभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल था, विनम्रता पूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया। रास्ते में उसने अपनी सहेलियों को जाते देखा। खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें भी कभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पर इस गर्व के साथ ही उसे यह भय भी था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। जरूर यही होगा। यह क्या जानती है कि ऐसे फटेहालों रहती हूँ। यह कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देव पुरुष है। यह न आ जाती तो निर्दयी चौकीदार न जाने मेरी क्या दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बिठा लिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे। वह इन्हीं विचारों मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकुचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोली बाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छा ये ठाठ हैं। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख लो यह कौन लोग हैं। तुम मर भी जाओ तो भी वह देवी के साथ बैठना नसीब न होगा। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर विसार मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे कुछ बातें भी न करने पाई, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी। गाड़ी चली गई। सुमन अपने घर में गई तो उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई आनंदमय स्वप्न देखकर जागी है। गजाधर ने पूछा, यह गाड़ी किसकी थी? सुमन ने जवाब दिया है, यहीं के कोई वकील हैं, बैनी बाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई और जिद करके गाड़ी पर बैठा लिया, मानती ही ना थी। गजाधर ने कहा, तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? सुमन ने कहा, कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। गजाधर ने बोला, तभी इतनी देर हुई। सुमन ने कहा, दोनों सज्जनता के अवतार हैं। गजाधर बोले, अच्छा चल के चूल्हा जलाओ, बहुत बखान हो चुका। सुमन ने उत्तर दिया, तुम वकील साहब को जानते हो क्या? गजाधर ने कहा, इस मोहल्ले में तो यही एक पद्म से वकील हैं, वही रहे होंगे। सुमन ने कहा, गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक लगाते हैं। गजाधर बोले, हाँ हाँ वही है। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं? सुमन ने कहा, कोई बड़े वकील हैं। गजाधर, मैं उनका जमा खर्च थोड़ी ही लेता हूँ, आते जाते कभी कभी देख लेता हूँ, अच्छे आदमी हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम होती। उसके कपड़े बदले और भोजन बनाने लगी। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई, सवेरे ही से अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक महरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आवेगी, उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह महरी के साथ सुभद्रा के घर गई और दोनों 3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहां से उठने को जीना चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपनी ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले जाती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना कल न पड़ती थी। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलूने करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर अमोद प्रमोद में मग्न हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशील स्त्री और पद्म से सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और ना थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न टलती। अपने घर पर एक क्षण के लिए आती, कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर भाग जाती। पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन का दिन था।
सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करें। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपए का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर के से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हूँ हाँ करके टाल जाता था। वह सोची यह पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्त हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी अब मैं अनाथ हो गई, अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी इस दुख ने श्रृंगार पटान की अभिलाषा ही नहीं रहने दे। जी अधम है, शरीर में निकलता ही नहीं। ऐसा हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। अपने सहचरियों से भी उसने ऐसा ही शोकपूर्ण बातें की। सबकी सब उसकी मातृभक्त की प्रशंसा करने लगीं। एक दिन वह सुभद्रा के साथ बैठी रामायण पढ़ रही थी कि पद्मसेन प्रसन्न चित्र घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पद्मसेन ने कहा, अरे क्या अब की भी संदेह है? सुभद्रा ने बोली, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए दिलवाइए। वहाँ आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी थी। पद्मसेन बोले, हाँ हाँ तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। सुभद्रा ने कहा, हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह उचित भी है। पद्मसेन बोले, मैंने प्रतिभोज का प्रस्ताव किया किंतु उसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का सुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे